सो हेलो एवरीवन, आई होप आपने लास्ट लेक्चर हमारा देख लिया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये हमारा लेक्चर 2 है आज। और हमने इस लेक्चर में काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस्ड किए हैं। जैसे हमने सबसे पहले एक इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर किया। देन हमने उसके बाद बहुत ही अच्छे टॉपिक्स, जैसे मैं लिख देता हूँ ओवरव्यू में, हमने क्या क्या डिस्कस किया है। एक हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन से लेके ज्योमेट्री सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं। देन हमने इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एकदम पीएचडी ही कर ली, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस करे हैं। इस लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। इसकी बात करें क्वेश्चंस की, हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। वीबीटी पढ़ी है हमने, सीएफटी पढ़ी है हमने, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस का कंसेप्ट सीखा है, और हमने अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आ गया, ये सारी चीज़ें देखी हैं। और हमने ईएन भी काफ़ी डिटेल में देखा है, और बहुत सारे एमएसटी, हमने सीईटी के काफ़ी पीवाईक्यूज भी देखे हैं। अराउंड 14-15 क्वेश्चन हमने इसमें एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यूज ही कवर करे हैं। और आपको पता है, जैसे कि आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आप अगर जब वीडियो को पॉज कर दें तो ऐसा करिएगा, कमेंट में अपना आंसर भी लिख दीजिए करिए, ताकि एक इंटरेक्शन बिल्ड हो जाए हमारे और आपके बीच में। इस लेक्चर के लिए हमने एक स्पेशल चीज़ रखी है, जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक स्पेशल चीज़ है, जो हम सेकंड लेक्चर में बताएंगे। वो है, आपको हमारा एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी एक टेस्ट होगा इस चैप्टर का, जो कि एकदम फ्री है। तो उस टेस्ट में आप जाइए, लिंक से जाके आप अपनी डिटेल्स ऐड करिए, और उस टेस्ट में को दे लीजिए। अराउंड 30 क्वेश्चन का वो टेस्ट है हमारा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी लेवल ऑफ स्टडी है, आपको कितना आया है, कितना आपने सीखा है। एंड ऑलमोस्ट उसमें भी अच्छे क्वेश्चन ही कवर्ड हैं सारे, बढ़िया बढ़िया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। तो अब जो टॉपिक है हमारा वो आता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये किसने दिया था? ये हमारे इरविंग विलियम साहब थे। उन्होंने एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया था, किसके लिए? जब भी कोई मेटल हो या फिर सेंट्रल मेटल एटम हो, उसके पास 2+ हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो। दूसरी चीज ये हो कि जितने भी लिगेंड्स हैं हमारे पास, ऑल लिगेंड सेम हो। तब उन्होंने कहा अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए तब हम उसकी स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, उसका उन्होंने ऑर्डर दिया था एक। तो उन्होंने कहा अगर कॉपर 2+ और Na2+ कोबाल्ट, ये सारे हमारे सामने आएंगे, सामने कंपैरिजन आएगा, तो हम कह देंगे जो भी कॉम्प्लेक्स जिसमें Cu2+ हो और सारे लिगेंड सेम हो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन उसके बाद क्या होगा? देन निकल वाला होगा, देन कोबाल्ट वाला, देन Fe वाला, देन Mn वाला, एंड देन कैडमियम वाला। मैं आपको बताऊंगा, अगर इसको याद करने का तो आपको एटॉमिक नंबर तो याद होंगे, 25, 26, 27, 28, 29। बस ऐसे आपको लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप चलते जाइएगा। बस इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये एटॉमिक नंबर वाली ट्रिक से नहीं हो रहा है, तो कैडमियम हमारा एक अलग से बस याद कर लिएगा। सो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज एक हमारे पास कॉपर 2+ है। अगर मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली एक कॉम्प्लेक्स बना लेता हूँ अपने पास से, CuEn2 ले लेते हैं ऐसे ही, मतलब हाइपोथेटिकली, कोई मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत बना है। एक मैं ले लूं निकल En2, ये ले लिया मैंने, दो कॉम्प्लेक्स लिए। अब मुझसे कोई पूछे कि आप इन दोनों में से बताइए स्टेबिलिटी क्या है, तो मैं जाऊंगा इरविंग विलियम्स साहब के ऑर्डर पर, और मैं देखूंगा कि कॉपर जो है, उन्होंने कहा है Cu2+ इज मोर स्टेबल व्हेन वी हैव, एक तो सेम लिगेंड, तो क्या सेम लिगेंड है? हाँ सेम लिगेंड है। क्या 2+ है स्टेट? यस 2+ है। क्यों, कैसे पता मुझे 2+ है? ये तो चार्ज उस पे बाहर कोऑर्डिनेशन स्टेट पे। तो मुझे ऐसे पता लगा कि ये जो En है, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये जीरो कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसी की वजह से ये मेरा कॉपर भी 2+ है और ये मेरा निकल भी 2+ है, तो मैं कह दूंगा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम बताएंगे, ये इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा कुछ एक आध क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, वो भी हाथ का देख लेते हैं। विच ऑफ, देखिए बिल्कुल 2023 में आया, बट थोड़ा सा पूछने का तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय मेटल आयंस इन +2 स्टेट। अच्छा, इन्होंने वही सेम बात पूछ ली कि अगर ये सारे जो मेटल हैं, ये सारे +2 में एग्जिस्ट करते हैं। अब आप बताइए कि किसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो सबसे पहले हमने देखा था कोबाल्ट से शुरू होती है कहानी। कोबाल्ट, देन निकल, देन कोबाल्ट, देन आयरन, देन मैग्नीज, एंड सो ऑन, लास्ट में हमारा कैडमियम, ये होती है। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉपर से शुरू होना चाहिए। हाँ, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे दिख रहा है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें कोबाल्ट है, Cu बीच में दे दिया, ये गलत हो गया। इसमें Cu लास्ट में दे दिया, ये गलत हो गया। इसमें भी Cu लास्ट में दे दिया, ये तो गलत ही हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2022 में आया था, तो मतलब ये आप देखें तो 2 साल आया, तो आपकी पॉसिबल है कि इस साल भी किसी ना किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग कैटायंस फॉर्म्स द लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इफ लिगेंड इज सेम? लिगेंड सेम है, इस बार इन्होंने Fe2+ ऐसे लिख रखा है, तो मतलब सब +2 में। तो कौन सबसे कम स्टेबल बनाता है? तो हमें पता है हमारा कैडमियम सबसे ज्यादा पीछे था, तो सबसे लेस स्टेबल ये बनाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज वीबीटी।
वीवीटी से पहले सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, तो उसका स्ट्रक्चर जो है या ज्योमेट्री जो है वो होगी लीनियर। 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर, इन दोनों में से क्या होगा वो अभी जस्ट वीवीटी में ही देखेंगे। देन हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारा होगा इसके, और इसके काफी एग्जाम्पल देख लिया। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं तो हमने ये पढ़ा होगा, देखते हैं आपको याद है या नहीं, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था। सो आई थिंक यू मस्ट रिमेम्बर, अगर नहीं याद तो जाइए आप हमारा एल्डिहाइड और कीटोन वाला लेक्चर देखिए, उसमें हमने पढ़ा है ये हमारा होता है टॉलेंस रिएजेंट। सो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरीके की होती है टॉलेंस रिएजेंट की, ये हमारा लीनियर होता है। तो ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है, ये हमने पढ़ा है, और बाकी के एग्जाम्पल्स हमने बहुत देखे और आगे भी देखते रहेंगे। सो अब वीवीटी सबसे पहले क्या कहती है, वीवीटी जो है सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी फुल फॉर्म ये कहती है कि सबसे पहले हमारे जो वो है लिगेंड और मेटल है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट या फिर कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सबसे पहली बात ये कहती है कि ये कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में। फिर ये कहती है कि हमारे ये हमें क्या बताती है, एक तो ये हमें बता देती है हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरी चीज ये बताती है हमें ज्योमेट्री। ये हमें दो चीजें बता देती है, इसके अलावा मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक वगैरह ये कुछ नहीं बताती, ना इसने कलर के बारे में जिक्र करा, इसी वजह से हमारी सीएफटी आई थी। तो ये चीजें नहीं बता पाती। अब क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा जो लिगेंड्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। अच्छा, अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, जो भी जिसमें भी लोन पेयर डोनर, आई रिपीट, जो भी लोन पेयर डोनेट करने वाला एटम या तो कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएगा। दूसरी बात, अगर मेरा कोई हेलोजन है या फिर ऑक्सीजन है, तब मेरा वो जो है वीक फील्ड लिगेंड में आएगा। सो इस तरीके से हमने सबसे पहले कैटेगराइज कर लिया कि कोई भी हमारे पास लिगेंड है। लेट सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ C2O4 2 माइनस है। इसमें आपको देखते ही ध्यान आ जाना चाहिए कि ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, CO माइनस होता है। इसमें जो डोनर एटम है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑक्सीजन होता है, तो इसका मतलब ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर मैं वही आपसे पूछूं अमोनिया बताइए आप कैसा लिगेंड है, आप कहेंगे इसमें अमोनिया में N लोन पेयर है, तो एन क्या है, हमारा वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ गया, तो ये आ गया, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया, तो ये आ गया SFL की कैटेगरी में। इस तरीके से हमें करना है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज जो होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है ना एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कोई भी हमारे पास मेटल है और उसके पास डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल होगा, डी सबशेल होगा, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, उन पांचों में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, सॉरी अनपेयर्ड है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और अगर उसे पॉसिबल है कि हम पेयर करा सकते हैं, तो उसको कर देगा ये पेयर्ड। ये कैसे होगा ये समझेंगे, अभी आगे समझेंगे, कोई ऐसी वो नहीं है। देन अगर यहाँ पे हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, कोई भी अगर अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो वो उसको रिमेन्स अनपेयर्ड, वो उसकी पेयरिंग नहीं करा सकता, यहाँ पे बेसिकली पेयरिंग अकर्स। तो अब मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई तो वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। अगर मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो मतलब मेरी एन की वैल्यू कम हो गई, मतलब मेरा मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया। अगर मेरा मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया तो वो कहीं ना कहीं डायमैग्नेट की तरफ मूव करेगा। डायमैग्नेट भी हम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे जो स्पिन थी कंपाउंड की वो हो गई लो स्पिन। वेराज यहाँ पे जो है जो अनपेड थे वो अनपेड ही रहे, तो कंपैरेटिवली वो कहलाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन का मतलब इन द सेंस कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एक तो अनपेड है, तो अनपेड है उनकी स्पिन सेम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है उस रूल में, अगर ऐसे अलग अलग डब्बों में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो ये इनकी स्पिन सेम है, तो स्पिन सेम मतलब हाई है। अगर वहीं पे मैं इसको पेयर कर दूं तो एक पेयर हो गया, तो अब दो बची स्पिन, तो मतलब हमारी जो इसकी स्पिन जो है कंपैरेटिवली लो है, ये है यहाँ पे स्पिन का मतलब। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं लिगेंड्स की। अब चलते हैं, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं एक अच्छा सा, लेट मी सी क्या एग्जांपल सही रहेगा। यही ले लेते हैं अपना सबसे पहले, कोबाल्ट En3 3 प्लस, आयरन कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताइए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 28 है, नहीं 27 है। तो कोबाल्ट 3 प्लस है। कोबाल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 3d7। अब मुझे लिखना है कोबाल्ट 3 प्लस, मतलब क्या करना है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। सबसे पहली बात, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है कहाँ से हटने चाहिए, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से हटाइए। आउटर मोस्ट शेल 3D है या 4s है, वी ऑल नो 4s है, तो 4s में से दोनों हटा देंगे। देन हम हटाएंगे एक 3D में से, तो ये क्या हो जाएगा 3D6। अच्छा, अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ, 1 2 3 4, ये 5 और एक 6, ठीक है। ये अभी तक देख लिया। अब मुझे बताइए En क्या है, इथाइलिन डायमीन। इसमें डोनर एटम कौन है, इसमें डोनर एटम वी ऑल नो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन वीक फील्ड के में आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के में, वो आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के में आएगा, सबसे पहली बात, ठीक है।
अब जो ईएन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की हमने अभी प्रॉपर्टी देखी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको पेयर कराने की कोशिश करेगा। तो क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं चार चार, क्या ये इनको पेयर्ड करा देगा? तो इनको यस, ये पेयर्ड करा देगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा, इसको यहाँ और इसको यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली जो होगा कोबाल्ट 3+ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल बी लाइक दिस। और ये दोनों डब्बे मेरे हो गए खाली अभी के लिए। मेरे पास ये डी खाली है, और साथ ही साथ मेरे पास क्या खाली है, मेरे पास 4s भी खाली पड़ा है। और जिसके पास 4 सब शेल में अगर आ गए तो उसके पास पी भी होगा, 4p भी खाली पड़ा होगा और 4d भी खाली पड़ा होगा, इसके आगे होगा 4d। तो ये हमारे कुछ सब शेल्स हैं जो खाली पड़े हुए होंगे इस कोबाल्ट 3+ के पास एट दिस टाइम। और ये हमारे पेयर्ड हो चुके होंगे। अब हमारे पास एक ईएन कितने लोन पेयर डोनेट करता है? एक ईएन 2 लोन पेयर डोनेट करता है। तो टोटल कितने लोन पेयर डोनेट करने? टोटल 6 लोन पेयर डोनेट करने। एक ऑर्बिटल में कितने लोन पेयर आते हैं? एक ही आता है। 6 में कितना आएंगे? तो 6 आएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमें 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी लिगेंड अपने लोन पर डोनेट करेगा तो उसको 6 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, क्योंकि 6 लोन पर डोनेट कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास क्या ऑर्बिटल्स हैं। यस है हमारे पास। कौन कौन से ऑर्बिटल हैं देख लेते हैं। एक डी, दो डी, तो दो डी के, एक एस है, एक पी, दो पी, तीन पी, तो तीन पी, एक एस और डी। अब यहाँ पे डी जो है वो मेरे पास पहले आ रहा है या एस पहले आ रहा है? तो हमारे पास डी पहले आ रहा है क्योंकि 3D है, 4s है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन लिखने का तरीका होगा वो D2sp3 होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कैसे मैंने D2sp3 करा है। और इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम एन से लिखते हैं, वो जीरो होगा। तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं, ये होगा डाया मैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो है। और म्यू की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो भी हमारा जीरो हो जाएगा इस केस में। म्यू का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ, n+2 आई गेस, हाँ, इसका रूट ये होता है उसका फॉर्मूला हमारे मैग्नेटिक मोमेंट का। अगर इसकी वैल्यू जीरो, क्योंकि n जीरो है, तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो, तो वो डाया मैग्नेटिक कहलाएगा। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया है। SFL का भी ले लिया हमने, और हमने ले लिया है इसका डायमैग्नेटिक के केस में ले लिया है D2sp3 देख लिया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए sp3d2 का भी ट्राई कर लेते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी कि जो वो है sp3 और डी जो हमारा, चलिए आगे बात करेंगे उसके में, अभी रहने देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। सो अब एक कॉम्प्लेक्स और ले लेते हैं सोच के कि हमें इस बार, हाँ इस बार ले लेते हैं ये क्रोमियम वाला। यस क्रोमियम, क्या ये तो हमारा वैसे ही हो। सो अब ले लेते हैं निकल H2O6 2+, आयरन कोबाल्ट निकल। निकल का एटॉमिक नंबर 28 28 है, 2+ है। तो मैं इसकी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4s0 और 3d5। ये हो जाएगा 3d8 है। मैंने डायरेक्ट ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया, 4s0 3d8, ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या आई थिंक इट वुड बी मच बेटर अगर मैं इसको ले लूँ। सॉरी सॉरी, एक और गलती हो गई, मैंने डायरेक्ट ही उसके में बना दी। 3d8, एक दो तीन चार, ये आ गए पांच, देन ये छः, देन ये सात, देन ये आठ, इस तरीके से ले ली बेटर रहेगा। मैं ले लेता हूँ निकल 4+ ले लेता हूँ फॉर द टाइम। निकल 4+ ले रहा हूँ ताकि थोड़ा समझाने में मुझे इजी रहेगा। तो इसको दो इलेक्ट्रॉन्स को मुझे अनपेयर्ड रखना होगा। तो मैं अगर इसका दोबारा जल्दी से क्विकली बनाऊँ डायग्राम, तो ये मेरे पांच हो गए और ये मेरा छठा आ गया। यस, तो अब ठीक है, अब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब H2O में सबसे पहले, अब ये हमने बना दिया क्या, निकल 2+, ठीक है, 4s0। अब यहाँ पे मुझे बताइए H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या वीक फील्ड लिगेंड होगा? H2O में डोनर कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किस में आता है? वीक फील्ड लिगेंड में। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा? पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा, अगर हो भी रही होगी तो पॉसिबल नहीं करेगा। तो ये जो हमारा निकल 2+ है, ये हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। इन प्रेजेंस ऑफ क्या? इन प्रेजेंस ऑफ H2O भी ऐसा ही रहेगा। देन हमारे पास क्या होगा? देन हमारे पास यहाँ 4s होगा। देन 4s के बाद क्या होगा? हमारे पास 4p होगा। देन हमारे पास 4d भी खाली होगा पूरा का पूरा। 4s0 है ये 4p3 आ गया, 4p0, सॉरी 3 लिख दिया गलती से। ये 4p0 और ये 4d0। अब मुझे बताइए H2O है, एक लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? एक। तो 6 लिगेंड कितने करेंगे? तो 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। और 6 लोन पेयर के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए। क्या 6 ऑर्बिटल्स हैं? यस, हमारे पास दिख रहे हैं 6 खासे ऑर्बिटल। तो सबसे पहले अब जो लिगेंड है वो डोनेट किस में करेगा? लोन पेयर सबसे पहले करेगा इस वाले में। किस में करेगा? एस में। देन किस में करेगा? 3p में करेगा। कितने हो गए? 4। कितने बचे? दो। दो किस में करेगा? अब 2d में करेगा। तो अब जो मेरी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो आ जाएगी, पहले आया s, फिर आएगा p3, फिर आ गया d2। तो द हाइब्रिडाइजेशन इज
sp3d2। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाली है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन sp3d2 एंड d2sp3? नाउ आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू। अब दूसरी बात ये भी देख लेते हैं, पैरा है या डायमैग्नेटिक, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, एक दो तीन चार, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सीधा सीधा पैरामैग्नेटिक होगा। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा। ऐसे ही हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में भी डिफरेंस देखते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के लिए थोड़ी बहुत ट्रिक बताना चाहूँ, तो स्क्वायर प्लेनर के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हमारे काम आ जाएंगी, ताकि हम, अगर आपको पीटी दिखे, प्लेटिनम या पैलेडियम का कोई भी कॉम्प्लेक्स दिखे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और साथ में जिंक भी ले लीजिए, इन तीनों का कोई भी कॉम्प्लेक्स दिखे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, आग बंद करके कह दीजिए ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है ताकि आपका टाइम बचे, ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमें हो। बाकी और भी कुछ चीज आएंगी, वो हम आगे सेफ्टी से देखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है। सो अब चलते हैं अपना हमारा नेक्स्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पे। जिंक का हमारा हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, अच्छा वो मुझे याद आ गया। जो जिंक होता है हमारा, वो हमेशा आपको टेट्राहेड्रल दिखेगा, जिंक, हाँ। जिंक ऑलवेज टेट्राहेड्रल, ये दोनों ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर दिखेंगे, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया है थोड़ा सा अपना वीवीटी के बारे में। अब देखते हैं, चलिए सीएफटी ही पढ़ लेते हैं। सीएफटी से पहले हमें यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है NiCN4 दिस, और ये इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले दे रखी है +2। अगर निकल +2 है तो वो क्या हो जाएगा, 3d8, 3d8 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो CN है, इसमें हमारा जो डोनर एटम कौन है, इसमें डोनर एटम है हमारा कार्बन। कार्बन अगर डोनर एटम है तो मतलब SFL हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसका मतलब क्या होगा, पेयरिंग पॉसिबल होगी, पेयरिंग पॉसिबल होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको जब निकालेंगे तो उसकी हाइब्रिडेशन आ जाएगी DsP2, और ये स्क्वायर प्लेनर और पेयरिंग हो रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नंबर 0 हो गया और ये डायमैग्नेटिक हो गया। सिमिलरली अब कोबाल्ट 3+ आ गया, इसकी हो गई हमारी 3d3। हमने जो एग्जांपल दिखाया गया COEN का दिखा रहा है, तो सिमिलर एग्जांपल होगा, बिल्कुल सेम तरीके से होगा, ऑक्टेट्राइल 0 वो ही आया था हमारा। देन निकल का NiCl4 2 इसमें जो है ये देख लेंगे आप, ये sp3 आएगा हमारा, क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन है वो क्या है, हेलोजन है। हेलोजन क्या है हमारा, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं कराते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिखने को भी मिलते हैं। देन हमारे पास है COF6। फिर हमारा COF6 आ गया, जो COF6 होता है इसमें कोबाल्ट 3+ में, और 3d6 हमारी वो है। और जो है हमारा हैलाइड, वो होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ आपको चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखने को मिलेंगे, और पैरामैग्नेटिक। देन जिंक का कॉम्प्लेक्स आ गया। जिंक के बारे में मैंने अभी बताया है आपको कि ये हमारा हमेशा टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल में sp3 होगी, और उसमें DsP2 क्यों, ये शायद आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले स्क्वायर प्लेनर में जो होता है वो अंदर वाला डी यूज होता है और उसमें बाहर वाला। देन हमारे पास कोबाल्ट 2+ आ गया। कोबाल्ट 2+ में भी देख लेते हैं, sp3d2 वही सेम 3 होगा, क्योंकि हमारा वाटर जो है वो वीक फील्ड होता है। देन आप और देखिएगा, ये देखिए, ये तो प्लूटोनियम का आया, खैर या फिर प्लेटिनम है, ये शायद प्लेटिनम होगा, आई गेस प्लेटिनम होना चाहिए। बाकी लेट मी एक बार क्रॉस चेक कि ये प्लेटिनम है या हमारा प्लूटोनियम थोड़ा सा वो है, तो यस ये हमारा प्लेटिनम ही है। सो प्लेटिनम का मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब भी दिखे आग बंद करके स्क्वायर प्लेनर कह दीजिए। देन ये हमारा और कॉम्प्लेक्स है, इसको आप देख लीजिएगा। एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे ये जो है, जिसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आउटर मोस्ट डी यूज हो रहा हो, मतलब 4d यूज हो रहा हो, कौन सा यूज नहीं हो रहा हो, 3d यूज। कौन यूज नहीं कर रहा हो, मतलब हमारे जो लोन पेयर डोनेट हो रहा हो, कौन डोनेट कर रहा हो, लिगेंड जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, अगर वो आउटर वाले डी में कर रहा है तो हम उसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वहीं अगर लिगेंड अंदर वाले डी में लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो मैं उसे कह दूंगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये दो टर्म्स हैं जो काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। सो ये हमारी कुछ दो टर्म्स है, आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल टर्म्स की, ये हमने कुछ की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह यहाँ लिखी हुई है, ये सब हमने देख लिया। अब हमारा जो एक ऑर्डर आ जाता है थोड़ा सा, कि हमें ये बताना हो लिगेंड की एक्चुअल में अगर फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो ना, तब उसके लिए एक सीरीज आती है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो अब देख लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे पहले हमारी आती है, जो शुरू होती है सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे आप कह, किसी किसी को अगर डाउट भी होगा कि ये कैसे हुआ, इसमें तो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेटर होता है, नहीं, तो इसमें कार्बन हमारा एटम डोनेट करता है लोन पेयर। देन हमारा CN आ गया। देन हमारा इथाइलिन डायमीन, देन ये आ गया, देन इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, देन NCS नेगेटिव, देन वाटर, देन O नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, देन फ्लोराइड, देन S2 नेगेटिव, देन ये। सो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट में सारे हेलोजन है, तो मतलब हेलोजन सबसे वीक वाले हो। देन यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे ऑक्सीजन डोनर हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे हमारे नाइट्रोजन डोनर है। देन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कार्बन डोनर। इस तरीके से थोड़ा सा आपको एनालॉजी से याद रखना है। बाकी ये जैसे कुछ बीच में आ गया, ये इतने वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये
थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए कि सल्फर बहुत पीछे आता है और ये बीच में आता है। बट मेन चीज जो हमें क्रक्स याद रखना है वो याद रखना है कि हेलोजन वाले सबसे वीक फील्ड में आते हैं, देन हमारे ऑक्सीजन वाले आते हैं, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, इस तरीके से ऑर्डर चलता है। अब यहाँ पे लिख रखा है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, हमें बताना है टाइप के किस किसके। एक होते हैं लो फील्ड और एक होते हैं हाई स्पिन, सॉरी, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी दिया था। बट अब देख लेते हैं डिटेल में क्या होता है इसका मतलब। अब सबसे पहली बात आती है कि अगर मेरे पास कोई भी डी के, ये मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। कोई भी इसमें क्या होता है, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब लिगेंड जो है, लिगेंड आ रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ये सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल, डी सबशेल है। सेंट्रल मेटल एटम को जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा, अप्रोच मतलब क्या करेगा, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे लिगेंड के पास, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करने आता है, ऐसे थोड़े आता है मजे के लिए आ रहा हो, बस उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, इसलिए वो आता है। अब वो आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल मेटल एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होते हैं? क्या हमें पता है लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं। अगर रिपल्जन होगा तो रिपल्जन से कहीं ना कहीं हमारा जो है एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो 5 के 5 डी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी हो जाती है इंक्रीज। इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगी, आपस में रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ से खेल शुरू होता है कि हमारा जो लिगेंड है वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है, वो बात आती है। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं ऑक्टाहेड्रल में क्या हिसाब किताब होता है। अब यहाँ पे ये 3 डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं टोटल। अब लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दूं, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है ना, वो एक होता है क्यूब की तरह। मैं बहुत क्विकली बता देता हूँ। अब जो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो एकदम सेंटर है, बिल्कुल सेंटर पे हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और लिगेंड्स हमारे सारे आ रहे हैं एक्सिस के थ्रू। मतलब एक्सिस क्या, एक ये एक्सिस है कोई, एक ये एक्सिस है, ये हमारी एक, इसको मान लेता हूँ मैं जेड एक्सिस, इसको मान लेता हूँ मैं वाई एक्सिस, इसको मान लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस। तो लिगेंड हमारे कुछ इस तरीके से अप्रोच करते हैं। यहाँ एक हमारा बीच में से आ रहा है, एक डायरेक्टली ऊपर से आ रहा है यहाँ से। अगर मैं अब डॉटेड डॉटेड बना दूं, इस तरीके से लिगेंड अप्रोच कर रहे होते हैं। ये लिगेंड इन 6 की 6 डायरेक्शन से आ रहे होते हैं हमारे सेंट्रल मेटल की तरफ। एक ये, क्योंकि अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल की। एक ये, पांचों का, और एक पीछे से ही आ रहा होगा एकदम, ठीक है। तो अब यहाँ पे अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी, एंड देन डी जेड स्क्वायर। उसमें से कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो हमारे अलोंग द एक्सिस होते हैं, और कुछ होते हैं बिटवीन द एक्सिस। तो ये अब लिगेंड जो है वो किस में आ रहा है, ये आ रहा है अलोंग द एक्सिस। एक्सिस क्यों अलोंग, कैसे, मैंने बता दिखा दिया, ये एक्सिस है, ये सारी एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है। तो जो भी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होंगे, अब उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि उन पर रिपल्जन ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू बिटवीन द एक्सिस वाले में। तो बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, हमारे तीन जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। आपने उनके डायग्राम में देखोगे वो इस तरीके के होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। और ये मैंने बना दिया है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, और डी जेड स्क्वायर मेरा ये होता है। तो ये अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं, मैंने ऐसे रफ डायग्राम बनाए हैं समझाने के लिए। सो अब यहाँ पे अलॉन्ग द एक्सिस आ रहे हैं, मतलब जो एनर्जी है वो ज्यादा किसकी इंक्रीज होगी। पहले सबसे पहले क्या हुआ शुरू में, हमारा सीधा साधा सेंट्रल मेटल था, उसका कुछ डी ऑर्बिटल डी सबशेल था। अब लिगेंड आया, लिगेंड पास आने लगा, तो जैसे ही पास आने लगा तो सबको पता लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं आसपास। तो थोड़ी सी एक हलचल सी हुई, हलचल सी हुई तो मतलब रिपल्जन हुई, रिपल्जन हुई तो एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जैसे एनर्जी इंक्रीज हुई तो और पास आया लिगेंड, तो पास आया, अब देखा तो भाई ये तो दो ऑर्बिटल जो कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, उनसे बहुत करीब है। तो इसका मतलब उनमें बहुत एक्सट्रीम रिपल्जन हो गई, और वो दोनों ऑर्बिटल जो हैं बहुत हाई एनर्जी पर चले गए, क्योंकि उन्हीं की तरफ अटैक हो रहा था। अब जो भी, मैं अगर नॉर्मल लाइफ से जाऊं, जिसकी तरफ हमला होगा वही तो बचना चाहेगा। तो इसीलिए उसने अपनी एनर्जी बढ़ा ली। तो ये दोनों जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये डी एक्स स्क्वायर डी वाई जेड डी जेड एक्स वह बस हल्की सी नीचे एनर्जी पर आए थे कि चलो ठीक है, हमसे कोई परेशानी नहीं हो रही भाई, ये तो इन्हीं का मसला है, यही देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बना दूं, ये नीचे होता है, ये थोड़ा सा बना दिया। तो यहाँ पे ये तीन और ये दो, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जो ये एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किसमें, इसको मैं कहता हूँ T2G लेवल, इसको मैं कहता हूँ EG लेवल। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, पहले आप देखेंगे सारे के सारे डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे थे, तो मैं ऐसे ऑर्बिटल को कहता हूँ डी जनरेट ऑर्बिटल। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी डी जनरेसी लूज कर दी, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज हो गई। किन की इंक्रीज हुई है, जिनकी तरफ से लिगेंड अटैक कर रहा था। किन की इंक्रीज नहीं हुई, जिनकी तरफ अटैक नहीं था, उनसे थोड़ा दूर था लिगेंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीज, और यहाँ पे ये तीनों डिजनरेट है और ये दोनों डिजनरेट है। बल्कि पहले क्या था, पहले पांचों के पांचों डिजनरेट सेम एनर्जी पे थे, अब किसी की एनर्जी इंक्रीज हो गई, किसी की डिक्रीज हो गई। तो ये हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो T2G और EG में डिवाइड हो जाएंगे हमारे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स,
और dx2 y2 dz2। तो दिस इज हैपन्स है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो एनर्जी में स्प्लिटिंग हुई है, इस स्प्लिटिंग हुई है, क्या हुई है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्यों हुई है? क्योंकि हमारा लिगेंड अटैक है। इसको मैं कहता हूँ डेल नॉट। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस है, उसको मैं कहता हूँ डेल नॉट या फिर डेल ऑक्टाहेड्रल ही इसको हम यूज करते हैं। तो ये हमने देखा है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। अब चलते हैं स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल की तरफ, जो हमारे सिलेबस में है। सो आई होप आपको ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग समझ में आई होगी। मैं इसको लेवल भी कर देता हूँ। ये होता है dx2 y2, और ये होता है dz2। ये होते हैं मेरे dxy dyz और dzx। ठीक है, एंड लेट मी रिलेज दैट। इसको मैं इस पेन से लिखता हूँ, इसको मैं T2G लिख देता हूँ। एंड ये है मेरा EG। इनके हमने नाम लिख दिए हैं। सो अब चलते हैं थोड़ा सा टेट्राहेड्रल की तरफ। अब टेट्राहेड्रल में थोड़ा सा इसका अपोजिट होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड जो है वो अलोंग द एक्सिस नहीं होते, पहली बात। तो उनका अटैक अलग होता है, क्योंकि हमने देखा है टेट्राहेड्रल हमारा इस तरीके का होता है कुछ। टेट्राहेड्रल तो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस नहीं होता। तो मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि इतना डिटेल में हमारा आता नहीं है। उसमें क्या होता है, ये एनर्जी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे जो होता है, ये 5 डी ऑर्बिटल है। अब इसमें जो होता है वो, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है, या जो स्प्लिटिंग होती है, वो थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं होती। जहाँ पे जो है उल्टा होता है कि dx/dy/dz का इंक्रीज हो जाता है एनर्जी लेवल, और dx2 y2 dz2 का डिक्रीज हो जाता है। अब कैसे होता है इसमें मैं डिटेल में नहीं आ रहा है। रीजन वैसे ही सेम, कि हमारा लिगेंड अटैक से ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जो अटैक होता है वो ज्यादा क्लोज होता है अलोंग द एक्सिस वालों के नहीं, इस बार ज्यादा क्लोज होता है बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स के। तो इसी वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, उनमें हलचल ज्यादा होती है, उनमें रिपल्जन ज्यादा होती है, और उन पर ही एनर्जी इनका इंक्रीज होता है। तो उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है, तो उनका एनर्जी लेवल विल बी हायर देन दूसरे वालों के। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी लेवल है, इसको मैं कहता हूँ डेल टी से, विच मीन्स टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग डेल टी कहते हैं। सो ये हमारी किसमें स्प्लिटिंग हुई? ये हमारी स्प्लिटिंग देख ली हमने टेट्राहेड्रल में भी और ऑक्टाहेड्रल में भी। सो यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे और यहाँ पे जो है, इस वाले लेवल को इस बार T2G नहीं, इसमें उसको मैं कहता हूँ T2 खाली, और इसको मैं कहता हूँ E। मतलब जो G था पहले था T2G और EG, अब मैंने यहाँ पे खाली T2 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा E। ये हम इसमें डिफरेंस कर देते हैं। किसमें है ये बात? टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है। सो आई थिंक आपकी बुक में थोड़ा सा, ये इस बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पे इन्होंने ई लिख रखा है, यहाँ डेल्टा टेट लिख रखा है, डेल्टा। देन यहाँ पे हमारा है T2G, और टी जी नहीं यूज करते हम, खाली T2 यूज करते हैं, और यहाँ पे ई आएगा खाली। वैसे इसमें हम ये यूज करते हैं, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आपको जो डायग्राम है, इससे डायग्राम से ये क्लियर हो रही होगी कि जो स्प्लिटिंग है डेल्टा टी, डेल्टा नॉट और डेल्टा टी में से कौन ज्यादा एनर्जी है। सो यू कैन क्लियरली सी जो डेल नॉट है वो ज्यादा होती है किससे? डेल टेट्रा से। क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है ऑक्टाहेड्रल के केस में, क्योंकि छह छह लिगेंड है भाई, वहाँ चार लिगेंड है, तो मतलब ज्यादा इफेक्ट कहाँ होगा? छह वाले में ही होगा ना। तो इसलिए इसकी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी पता लग गया होगा। इसका एक रिलेशन भी होता है, आई डोंट थिंक वो आपकी इतना यूज का होगा। सो आपको यही चीज ध्यान रखनी है। तो अब चलते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, क्या करना है, उन उस चीजों पर आप चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे D1 सिस्टम लिखा हुआ है, D2 सिस्टम, D3 D4 D6। इसको हम बाद में समझेंगे, पर इसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे T2G E G ये सब लिखा हुआ है, ये क्या होता है। अब लेट सपोज मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले लेता हूँ Fe2+ का। ठीक है, डायरेक्टली Fe2+ ले लेता हूँ। Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, ये होगी 4s0, और 3D में क्या हो जाएगा? 3D, बताइए जल्दी। 3D6। ठीक है। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बात ध्यान से समझिएगा। मैं अब T2G और EG के टर्म्स में जाएंगे। अब जो EG है उसका एनर्जी लेवल ऊपर है, और T2G का कहाँ है? नीचे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ड्रॉ थोड़ा सा अच्छा सा। ये मैंने बनाया T2G, और ये ऊपर बनाने हैं हमें EG, क्योंकि हमने एनर्जी लेवल देख लिया। अब मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले T2G में भरूं या EG में भरूं? वी ऑल नो, जिसका एनर्जी कम होता है वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हमने पढ़ा है बचपन में ही अपना आउ प्रिंसिपल, आई गेस उसका नाम N+L रूल वाला, तो वो पढ़ा है हमने। जिसमें एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 भरने। ठीक है, तो पहले एक भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया। नाउ आई हैव अ चॉइस कि मैं इसमें भरूं इलेक्ट्रॉन या यहाँ पेयर करूं। अब यहीं पे पेयरिंग की बात आ गई, या फिर ऊपर वाले में भरूं। यहीं पे एक कंसेप्ट आज समझ लीजिए, एक आता है कंसेप्ट पेयरिंग एनर्जी का, जिसको हम लिखते हैं खाली पी से। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इन इलेक्ट्रॉन। अब मतलब क्या हुआ इसका समझ नहीं आएगा कि पेयर इलेक्ट्रॉन करना एनर्जी चाहिए। अब अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन को, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रिपेल करेंगे?
बिल्कुल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो मुझे पहले से ही कुछ एनर्जी देनी होगी कि भाई तुम सेटल हो, तुम्हें सेटल होना है, बाद में तब जाके वो आपस में कहेंगे हाँ ठीक है स्टेबल है। बट इनिशियल लेवल पर देयर इज अ रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए मुझे एक पेयरिंग एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम लिखते हैं पी से। ठीक है। तो अब पेयरिंग एनर्जी चाहिए। अब ये बात ध्यान से सुनिए, एक चीज मेरे पास क्या है, ये पेयरिंग एनर्जी। ठीक है। दूसरी चीज जो है वो एनर्जी के टर्म्स में, वो है मेरे पास ये एनर्जी का गैप। इसको मैं फिलहाल के लिए खाली डेल से लिख रहा हूँ। ओ लगा दूंगा मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, टी लगा दूंगा मैं टेट्राहेड्रल के लिए, ये लिख दिया मैंने ओ। अब मुझे बताइए, मुझे एनर्जी एक तो ये देनी है अपने पास से पी, और एक होगा मेरे पास कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डेल एनर्जी क्रॉस करे, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ना है वो ऊपर वाले लेवल पे बढ़ना है, तो एनर्जी इसके लिए भी चाहिए होगी। तो एक एनर्जी चाहिए डेल, एक एनर्जी चाहिए पी। अगर मैं कह रहा हूँ इफ इन केस मेरे पास डेल की वैल्यू ज्यादा है, किससे, पी से ज्यादा है, और एक बार मैं कह रहा हूँ डेल की वैल्यू जो है वो मेरी कम है और पी की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, समझते हैं इसका मतलब। अगर मेरी डेल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी अगर ज्यादा है, तो क्या मैं काम सस्ता वाला करूंगा, या फिर मैं चाहूंगा भाई जो ज्यादा काम लग रहा है वो करूँ? ऑब्वियसली मैं चाहूंगा मैं काम सस्ता करूं। तो जब भी मेरी डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तब मैं कहूंगा भाई पेयरिंग एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दो चुपचाप। इसको मैं पेयर कर दूंगा अगर मेरे पास डेल और ये, अगर यहीं पे मेरे पास ये केस हो कि मेरी जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा लग रही है, तो कहूंगा नहीं भाई मुझे पेयर नहीं करना, रहने दो। अगर मेरी एनर्जी ज्यादा चाह रही है तो मैं पहले 5 यहाँ भर दूंगा, तब मैं आऊंगा दोबारा, फिर मैं इसको पेयर करूंगा। तो ये मैंने दो तरीके से लिख रखी है कॉन्फ़िगरेशन किसकी, आयरन की 3d6 की। आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम फील आया होगा कि मैंने करा क्या है। डेल नोट वाले भी केस समझ में आया होगा आपको कि अगर मेरी ये एनर्जी ज्यादा है, अगर ये एनर्जी ज्यादा है तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा भाई पेयरिंग करा दो। अब बात आती है कि कैसे पता लगेगा क्या कब है क्या ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब यहीं पे बात आती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बहुत ही जबरदस्त स्प्लिटिंग कराता है। उसमें जो है स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है, बढ़िया स्प्लिटिंग होती है। जो डेल ओ है, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ, वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा देता है। तो अगर डेल नॉट ओ बढ़ गई तो पेयरिंग एनर्जी मेरी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी तो वही है ना, कांस्टेंट ही रहेगी पेयरिंग एनर्जी सबके लिए, कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है भाई, कुछ एनर्जी देनी है, वो कांस्टेंट रहेगी। अब डिपेंड क्या करता है डेल नॉट पे, डेल नॉट ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा उस पर डिपेंड करता है। अब मेरा ये वीक स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है, ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो ये डेल नॉट है बहुत ज्यादा होगा। तो जब भी मेरा ये डेल नॉट ज्यादा होगा तो ये मेरा केस आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। वेयर एज जब मेरी स्प्लिटिंग कम होगी, जब मेरी डेल नॉट की वैल्यू कम होगी, तो क्या ज्यादा होगा, अल्टीमेटली अल्टीमेटली पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो मैं पेयर करने से रेजिस्ट करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर भर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है डेल नॉट की वैल्यू कम है। और ये किसके केस में होता है, ये होता है वीक फील्ड लिगेंड के केस में। अब दुनिया जहाँ की कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए आप लिख देंगे। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, लेट मी सी कौन सा बेटर रहेगा। सो आई थिंक लेट्स गो विथ कोबाल्ट के एग्जांपल से, कोबाल्ट 2+ ले लेते हैं। सो आया मेरे पास कोबाल्ट 2+। तो कोबाल्ट आयरन के बाद आता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं 3d7। अब इतना टाइम वो नहीं करना है, एनर्जी लेवल बना लेता हूँ और यहाँ भी बना लेता हूँ, दोनों अच्छे से समझ लेंगे। पहले मैं ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कैसे पता लगाएंगे, ये हमने देख लिया है भाई, जो हेलोजन और ऑक्सीजन डोनर हो वो वीक फील्ड आ जाए, जो हमारा कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में है। और हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देख ली है, उसमें स्ट्रेंथ भी समझ ली है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब क्या होगा, स्प्लिटिंग बढ़िया होगी। इसका मतलब ये है जो डेल नॉट है अल्टीमेटली ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। यही चीज आपको दिखी हुई नजर आएगी काफी जगह पर, कि जो हमारा डेल नॉट है जब भी ज्यादा होगा पीछे, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि उसने स्प्लिटिंग ज्यादा करी। अब 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो मैं सबसे पहले 1 2 3 भर दिए मैंने, ठीक है। अब मुझे चौथा भरना है, यहाँ भरूँ यहाँ भरूँ, अब क्या ज्यादा है मेरा डेल नॉट, ये काफी ज्यादा है। तो मैं कहूंगा भाई सस्ते में काम करो, यहाँ पे भर दो इलेक्ट्रॉन को और निकल लो। और 7वां इलेक्ट्रॉन फिर तो मजबूरी है भाई यहीं पर भरना पड़ेगा, और कोई फिर तो चारा नहीं होगा। देन दूसरी बात अगर यहाँ पे आती है वीक फील्ड लिगेंड में, इसका मतलब ये है जो डेल नॉट है वो मेरा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या आता है, स्प्लिटिंग कम करता है, मतलब डेल नॉट की वैल्यू कम होगी, अल्टीमेटली पेयरिंग एनर्जी मेरी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं सीधा सा कहूंगा भाई 1 2 3 भर दिए। अब मेरा जो वो है डेल नॉट है भाई वो कम है, पेयरिंग मुझ पे ज्यादा लग रही है, तो मैं 4 5 देन 6 देन 7 ऐसे भर दूंगा। अब मुझे इन दोनों में से आप ये भी चीज देख के बताइए, इसमें से अगर मैं पूछूं स्पिन किसकी ज्यादा है, स्पिन के मतलब किसका आएगा, हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी स्पिन भी ज्यादा। इसमें 1 है इसमें 3 है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, हाई स्पिन या लो स्पिन। इसको मैं कह दूंगा अल्टीमेटली ये मेरा भाई लो स्पिन है, और ये जो है मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो भले ही दोनों पैरामैग्नेटिक, बट अगर मैं कंपेयर करूं मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन को, तो इसकी ज्यादा है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है आगे,
क्या वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मेरे हिसाब से आपको डेल नॉट वगैरह ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। एक चीज अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। पीछे मैंने छोड़ी थी वो डेल नॉट वाली चीज थी, कहाँ गई? हाँ ये आ गई। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, अगर मेरी डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा है किससे, पी से, तो मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन का मतलब क्या है, मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अगर मेरा डेल नॉट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, हम भाई क्या कर देंगे, हम पेयरिंग। सो मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, ये देखिए कि ये मेरे कंसेप्ट खराब है या ये बुक ही मिसप्रिंट है। तो भाई यहाँ पे अगेन हमारी एक मिसप्रिंटिंग है कि ये हमारे जो है केस हमारा क्या होगा, डेल नॉट कब ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है तो हमारी लो स्पिन होगी, और यहाँ पे हमें हाई स्पिन करना है। तो ये टारगेट पब्लिकेशन वालों की बुक में बहुत ही ज्यादा एरर दिखने को मिल रहे हैं। भाई मुझे ही हायर कर लो, इससे अच्छा अगर आपको किसी का रिश्तेदार को इसमें काम करता तो कहना भाई मुझे हायर कर लें, हम इनकी गलतियां बता देंगे। खैर मजाक की बात थी। तो अब हमने इसको करेक्ट कर दिया है। मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने वीडियो पॉज करी, जल्दी से मैंने चेक करा कि क्या मेरा कंसेप्ट तो नहीं हिला, इतना खराब हो गया मेरे उनसे, बट नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। तो यस, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ जो लिखा हुआ था क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ग्रेटर होगी पेयरिंग से, डेल नॉट इज ग्रेटर देन दिस, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। डेल नॉट छोटा है तो क्यों बनेगा वो भी हम देख लेंगे। एस एफ एल, एस एफ एल क्या करेगा भाई, खतरनाक तरीके से स्प्लिटिंग करेगा, खतरनाक तरीके से डेल नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेगा। वेरस पेयरिंग एनर्जी तो हमारी भाई पेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कम ज्यादा कोई नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी डेल नॉट पर ही खाली के, ठीक है। और ये चीज आ गई हमारी इसकी केस में। सो अब आगे इसको यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे टाइटेनियम, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, इसको देखते हैं। आयरन, ये हमारा D1 D2 सारे सिस्टम इन्होंने कर रखे हैं। जैसे D3 है मतलब वेनेडियम 2 प्लस क्रोमियम, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब मसला जो शुरू होता है वो 4 से शुरू होता है। 4 से ये शुरू होता है कि या तो पेयर करो या फिर इजी में भेजो। सो अगर मेरे पास हाई स्पिन चाहिए, मुझे हाई स्पिन का मतलब मुझे स्पिन ज्यादा होनी चाहिए, तो हाई स्पिन कब होती है, हाई स्पिन जब होती है जब मेरे पास क्या हो, WFL हो। और लो स्पिन कब होती है, जब मेरे पास SFL हो, क्योंकि वो पेयरिंग करा देता है ना, तो स्पिन कम होगा अल्टीमेटली। तो जब मेरे पास SFL हो तो मेरी लो स्पिन, तो ये केस होगा। इसी तरीके से आप इसको भी लिख लीजिए, WFL SFL के केस में होगा। तो अब यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे सेम है हाई स्पिन, अब यहाँ पे जो है वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा भाई, 4 अनपेड होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, 2 अनपेड हुए। तो लो स्पिन हो गए ना कंपैरेटिवली। अब MN के केस ही ले लेते हैं, D5, तो इसमें ये होगा, इसमें एक ही अनपेड बचा देखिए। तो मेरे हिसाब से आप इन चीज़ों को कर लेंगे। SFL और WFL का मतलब है। वहीं पे SFL के केस में डेल नॉट और पी के बीच में रिलेशन होगा, वो भी आप लिख लीजिएगा कि जो वीक फील्ड लिगेंड है वो हमारा, उसमें जो है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, बट इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है। सो ये हमारा कुछ बुक में एक फ्लोचार्ट टाइप सा था, ये हमने देख लिया है। अब हमारे पास ऐसा कोई थ्योरी का टॉपिक नहीं है, बट अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें नहीं है, वो है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर हमें कलर बताना हो तो वो कैसे बताएंगे। सो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो आता है वो सबसे पहले दो तरीके से आता है। एक सबसे पहले जो होता है उसको हम कहते हैं DD ट्रांजिशन। अच्छा, DD ट्रांजिशन क्या होता है, अब ये समझते हैं। कलर ऑफ कलर की बात चल रही है अब यहाँ पे, कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे आता है। DD ट्रांजिशन का मतलब क्या आपको पता लग रहा होगा, DD ऑर्बिटल की कुछ बात हो रही है, डी से ही हिसाब किताब होगा। अब कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है लिगेंड भी प्रेजेंट हो। अब ये लिगेंड प्रेजेंट होने से क्या मतलब होता है, अब हमने पढ़ा है अपना चैप्टर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये हमने एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आया, इसको एनर्जी मिली, ये गया हायर शेल में, हायर शेल में गया, फिर वापस आएगा उसी शेल में आएगा। अब जब ये वापस आता है तब ये कोई एनर्जी एक रिलीज कर देता है, यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज करी, ये एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करी थी, एब्जॉर्ब करके ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे गया, अब नीचे आ गया। अब जब ये रिलीज करता है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, SC/λ। अब जब एनर्जी रिलीज करी, अगर ये ऐसी वेवलेंथ पे, हमारा H कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट C कांस्टेंट है, अगर वेवलेंथ हमारी कुछ ऐसी आई जो हमारी करस्पॉन्ड कर रही है विजिबल रीजन में, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर होती है, अगर ये इसमें करस्पॉन्ड कर गई, तब हमारा कॉम्प्लेक्स में कलर या फिर हमें कलर शो होगा, जो हमने पढ़ा था लेमन बाल्बर सीरीज वगैरह, जिसमें से शायद आई गेस बाल्बर में कलर आता है। तो ये हमने देखा था कि इस रीजन में अगर आ गई वेवलेंथ तो हमारा कर्ज होगा। सिमिलरली T2, जब हमारा लिगेंड प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि जो D ऑर्बिटल्स हैं उनके एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हो जाए, तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आर जार करेगा, वरना अगर हमारे पास सारे के सारे ये ऐसे डिजनरेट ऑर्बिटल होगा तो कहाँ पे आर जार होगी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे T2 में सपोज यहाँ पे था, अब ये ऊपर जाएगा, कुछ एनर्जी लेके दोबारा वापस आएगा कुछ एनर्जी रिलीज करके। अब जो हमारी जो एनर्जी रिलीज होगी उसके करस्पॉन्ड जो लैम्डा आएगा, फिर अगर हमारी वो वेवलेंथ 400 से 700 के नैनोमीटर के बीच में आ रही है, तब हमारा
कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम कहते हैं कि कलरिंग इन कॉम्प्लेक्स शो हुई है। तो सबसे पहली जरूरत क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होने चाहिए। दूसरा, हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ तो एक एग्जांपल है ये जो हमने पढ़ा है, जो CuSO4 हमने बचपन में पढ़ा था 10th में। अगर इसमें हम वाटर डालते हैं तब इसमें कलर आता है, बट अगर हम इसको हल्का सा भी गर्म कर दें तो इसमें कलर उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमने पढ़ा था कि भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का खेल होता है सारा। बट वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का खेल इसलिए होता है क्योंकि जो H2O होता है ये हमारा लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होता है। सो अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर रहा है। इसी वजह से इसका जो कलर हमने पढ़ा है वो क्या हम इसको कहते हैं, ब्लू विट्रोल कलर होता था, इसका ब्लू कलर का होता था, इसका नाम ब्लू विट्रोल होता था। बट वहीं अगर हम इसको हीट कर देते तो ये खाली CuSO4 बन जाता है, जिसको हम एनहाइड्रस फॉर्म कहते थे। तो इसमें नो कलर शो होता था। वो आई होप आपको आप रीजन अब आपको पता लग गया होगा वो क्यों होता है। सो ये हमने कलर की भी बात कर ली है थोड़ी बहुत, और हमने पैरामैग्नेटिज्म वगैरह सब देख लिया। तो आई गेस एवरीथिंग इज कवर्ड राइट नाउ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। बड़ा बहुत टाइम हो गया हमने क्वेश्चन नहीं डिस्कस करे, बिकॉज टॉपिक थोड़ा सा समझ नहीं गया था। और जो VBT और CFT है ना, इसको हमें लिंक करके ही पढ़ना चाहिए, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब मैं आपको देखूं, जैसे मैंने ये पढ़ा है आपको, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस हैं, अब आपने डेल नॉट ये सब कर लिया, आपने ये पेयरिंग कर दी। अब आप खुद ही इलेक्ट्रॉन्स में भी भर देंगे। अगर मैं पूछूं ऐसा कॉम्प्लेक्स में अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बंदा आ जाए, 6 का लिगेंड आ जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? आप देखेंगे भाई डी के दो खाली पड़े, तो आप कहते हैं D2sp3 कर देंगे डायरेक्ट। अब आप तो अब आपको थोड़ी सी और ईज हो जाएगी, तो इसलिए ये आपस में इंटर रिलेट थे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ट्रू अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स? तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। सबसे पहला काम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। मैं अगर कहूँ दोनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है निकल की +2। आप कर निकाल के देख लीजिए, वो ये एक्सेल है, निकल 2+ है। एक में मेरे पास Cl है, एक में मेरे पास Cn है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है? ये है मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड, बिल्कुल सही। ये है मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो तुरंत ही हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं अपनी उसकी से, जो हमने T2G वाली पढ़ी है ना, उसी से लिख लेते हैं भाई, वही आसान रहेगी हमारी। अच्छा निकल है, 2+ है, तो मतलब 3D8 बनना है। 4s0 हो गया, 3D8। तो मैं पहले अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वाली भर देता हूँ डायरेक्ट, और अब ये मैंने भर दी इस SFL में। अब WFL में जब मैं भरने जाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पेयरिंग करानी होगी। ये वगैरह मैंने, आप अपनी तरफ कर लिएगा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, मुझे हिसाब से आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये मैंने कर ली वीक फील्ड लिगेंड के केस में, ये हो गया 3D8 ही रहेगा निकल। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा इन्होंने। इन बोथ ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। क्या ऐसा हुआ है कि इन दोनों में पेयरिंग हुई है? यहाँ क्या पेयरिंग आपको कहीं दिख रही है? नहीं, यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है। बल्कि ऊपर वाले में तो यस हुई है पेयरिंग। ओरिजिनल में आप लिख लेंगे भाई हमने इतना करा है, इतना तो अब आप कर लोगे। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारी पेयरिंग नहीं हुई है पहले। बहुत कॉम्प्लेक्सेस आर स्क्वायर प्लेनर, क्या स्क्वायर प्लेनर है? अच्छा, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एक डी है, आगे क्या होगा? एक एस होगा, 3 पी होंगे आगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक एस होगा और 3 पी होंगे। इसमें क्या खाली है? इसमें डी खाली है और एक एस भी है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये हो जाएगी DsP2। क्योंकि क्या है, 4 लिगेंड है तो 4 डी डब्बे चाहिए। इसमें क्या डी खाली है? पहले नहीं खाली है, तो इसमें क्या खाली है? एस खाली है, P3। तो sp3, तो क्या दोनों स्क्वायर दोनों? नहीं जी, ये हमारा टेट्राहेड्रल होगा। अच्छा, ये कौन सा वाला है? ये मैं लिख देता हूँ, ये Cl वाला है, ये Cn वाला है, ताकि थोड़ा क्लैरिटी। तो ये भी गलत हो। इन द बोथ द कॉम्प्लेक्स, क्या निखिल दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज है? बिल्कुल गलत। एक में DsP2 है, एक में sp3 है। इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, क्या ये पैरामैग्नेटिक है? Cl वाला ये। अच्छा, क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ भाई, दो है, तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं जी, इसमें तो कोई नहीं है, तो इसमें दो है, तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक। देखना है, क्या NiCl वाला पैरामैग्नेटिक है? बिल्कुल सही। क्या NiCN वाला डायमैग्नेटिक है? बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप काफी अच्छा क्वेश्चन था, इन्होंने काफी सारे पॉइंट्स हमारे कवर करवाए, 4 ऑप्शन दे रखे थे। बट अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे टैकल। कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, अगर आपने वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, सारे कंसेप्ट समझे होंगे, तो आप कर लेंगे, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगेन सेम क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, इसमें पूछ लिया है हमसे हाइब्रिडाइजेशन बताइए। सो आई थिंक लेट्स गिव इट टू योर होमवर्क, और आप हमको होमवर्क क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है हमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन है, तो आई होप आप वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके ही क्वेश्चन करना है। सो अब कोबाल्ट 3+ दे रखा है हमें, ठीक है, आयरन कोबाल्ट, तो हमारे पास क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 3d6। अच्छा, NS अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, वी ऑल नो स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये बना दिया मैंने इजी, ये बना देता हूँ मैं T2G, 6 के 6 मैंने यहीं भर दिए हैं। आप खुद ही आंसर बता दीजिए मुझे, ये क्या होगा? ये हो गया D2sp3। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। पैरामैग्नेटिक हो या डायमैग्नेटिक? ये हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक। हाई स्पिन या लो स्पिन? ये हो जाएगा लो स्पिन। सारे हमने पॉइंट देख लिया, आप कुछ भी पूछ लें, देखते हैं क्या पूछा इन्होंने। चलिए, इन्होंने कहा है कि भाई लो स्पिन डायमैग्नेटिक से पूछा, तो सही है, लो स्पिन है हाँ भैया, डायमैग्नेटिक हाँ, ये बात तो सही लग रही है। हाई स्पिन हटा दो,
लो स्पिन पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक उड़ा दो, पैरामैग्नेटिक उड़ा दो। सो आंसर हमारा ऑप्शन ए ही होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमसे डाउट में पूछिए कमेंट में कि हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था एज सच हमारा आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन, या ये बता दीजिए कि कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। हम आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमसे एक कनेक्टिविटी बिल्ड करने की तो ट्राई करिए, हम भी आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स देंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा ये। आई होप आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। ओके, अच्छा, हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कोबाल्ट आयन in 3 plus oxidation state prior to hybridization in COF6 3 minus complex ion। अच्छा, तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। अच्छा, अब हमसे ये पूछा है तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले कोबाल्ट 3 प्लस आयरन कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर 27। क्या है ये? अभी 3d6 है। ठीक है जी, 3d6 है तो 3d6 है तो अब सबसे पहली बात, अभी क्या हुई है? हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मैं डायरेक्ट इसको बना देते हैं, वही T2G बना लेते हैं। हमें उसी की आदत डाल लेनी है, वही बेटर रहेगा हमारे लिए ऑप्शन। जो सबसे पहली बात, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, वी ऑल नो वीक फील्ड। वीक फील्ड है तो एक, दो, तीन। अब फोर्थ में पेयरिंग कराऊं या नहीं? कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? SFL WFL, WFL है। पेयरिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी। 5 बढ़ती है। अब छठों को मजबूरी में करा दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 4 हैं, आंसर मार दीजिए 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NiCN4 का पे है भाई, कि निकल इसमें 2 प्लस है। हाँ, अब इसमें बताओ कि NiCN4 हमारा किस तरीके का कॉम्प्लेक्स होगा। सो आई गेस ये हमने कर लिया है। NiCN मतलब 3d8 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मतलब लास्ट हमारा ऑर्बिटल खाली रहेगा, तो मतलब डी बचा, DsP2 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा सबसे पहली बात। और दूसरा, इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि क्या ये SFL है। D8 में SFL है, कोई हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। N की वैल्यू 0 होगी तो ये डायमैग्नेटिक होगा। सो इसका आंसर हमने ऐसे थ्योरेटिकल कर लिया है, डायमैग्नेटिक एंड स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई हाईएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या H2O ADT है, S नेगेटिव। अच्छा, अब कैसे करेंगे? इसमें क्या डोनर है? ऑक्सीजन है। इसमें कौन है? इसमें 4 नाइट्रोजन है, बट 2 ऑक्सीजन भी है। इसमें सल्फर है। सल्फर का मेरे हिसाब से आपको याद होगा काफी पीछे था, तो भाई इसको हटा दो। तो जो ऑक्सीजन वाला है वो नहीं होगा, और इसमें खाली नाइट्रोजन ही है। ये बात इसकी खास है। तो नाइट्रोजन वाला मारूं या ऑक्सीजन जिसमें आ रहा है वो मारूं? तो ऑब्वियसली आई विल गो विद दी नाइट्रोजन वाला ही खाली। तो सीधे आओ हमें क्वेश्चन करने हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, देन विच डाई पॉजिटिव मेटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, ये हमारा उस पर क्वेश्चन आ गया। आई गेस आपको याद होगा, जो हमने पढ़ी थी सीरीज एक, उनका नाम भी मैं भूल गया है, साइंटिस्ट का इरविंग करके कुछ नाम था, उनकी सीरीज थी 2 प्लस वाले की। तो वो पूछ रहे हैं भाई, डाई पॉजिटिव आयन, अच्छा मतलब 2 प्लस है, फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। अच्छा, मैं अमोनिया है मतलब NH3 सेम ही लिगेंड होगा, तो उसके साथ कौन सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी का कॉम्प्लेक्स बना देगा? तो वी ऑल नो सबसे आगे कौन था? सबसे आगे था हमारा कॉपर भैया। तो इसी को हम टिक कर देते हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है फाइनली, वो है हमारा EAN, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सबसे पहले मुझे आप बताइए एटॉमिक नंबर होता क्या है? वी ऑल नो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कह लूँ मैं। अभी के लिए इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, समझना आसान होगा। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब कहीं ना कहीं होगा कि इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसके पास? वही हमारे पास सेंट्रल मेटल के पास, कि जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, या फिर उनके ऑर्बिटल में जितने होंगे आफ्टर, या तो कह लीजिए बॉन्डिंग विद लिगेंड, या फिर आफ्टर लिगेंड हमारा जब लोन पेयर डोनेट कर दे, तब बताना है हमें कितने होंगे। तो सपोज एक मैं आपको कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ समझाने के लिए, Fe2+6 2 प्लस। अब मुझे ये बताइए सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले ना हमें टेक केयर करनी है एटॉमिक नंबर की। तो कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका? 26 होता है। तो मतलब 26 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं भाई इसने। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं क्योंकि 2 प्लस है, तो इसके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? 24 है। ठीक है, प्लस एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अब हमें 12 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने होंगे किसके एटॉमिक नंबर में? जो हमारा Fe का है आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा 36। तो मोटा मोटा अगर मैं इसका फॉर्मूला एक लिख के बात खत्म कर दूं, कि जो हमारा EAN है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो भी हमारा एटॉमिक नंबर है माइनस जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कर दीजिए, प्लस जितने भी हमारे लोन पेयर्स आ रहे हैं, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लिगेंड से, बस कर दीजिए। तो वाई क्या है हमारे? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ वेरियस स्पीशीज। अब यहाँ पे एक सिडविक की थ्योरी भी थी, शायद वो आपके सिलेबस में नहीं होगी, बट मैं बता दूं कि जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है वो स्कैंडियम से लेके हमारी जिंक तक, उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में
अगर जिस भी बंदे का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है, तो अब ये किसके कॉरस्पॉन्ड करता है, ये नोबल गैस के कॉरस्पॉन्ड करता है, तो ये हमारा स्टेबल कहलाएगा, जिसका भी EN हो जाएगा वो। देन नेक्स्ट में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के जो इलेक्ट्रॉन होंगे लोग, उनमें हम कहेंगे 54। देन थर्ड वालों के केस में हम कहेंगे व्हाट, थर्ड वालों के केस में क्या कहेंगे, 18 ऐड करूं या ज्यादा ऐड करूं, सोचिए सोचिए। थर्ड के केस में क्योंकि यहाँ पे एफ सब शेल भी आया है, तो हम 32 और ऐड करें, क्योंकि यहाँ 18 ऐड करें, यहाँ पे हमें 32 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जो एटॉमिक वो चाहिए होगा, वैसे यहाँ तक आता नहीं, जरूरी यहीं तक रहता है, यहीं तक हमें बात ध्यान रखनी है कि जिसका भी EAN हमारा 36 आया है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल कह देंगे हम। जिसका भी EN 54 आ जाए उसको भी हम स्टेबल कह देंगे, अगर वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में। अगर फर्स्ट है तो 36 वाले को स्टेबल कह देंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है EN के भी बारे में। और ये हमारा जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं, जो भी हमारे मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं, उस वो इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। यही हमारी सिडविक थ्योरी थी कि हमारे जो 36 वाले हैं वो स्टेबल है, और मेटल कार्बोनाइल जो है EN रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इफ फोर डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ABC हैव दिस, अब कौन सा ऐसा है जो EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? क्या 18 पे करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्या नोबल गैस का नंबर है? हाँ भाई, एक नोबल गैस होती है 18 वाली भी, 36 वाली भी होती है, 54 वाली भी होती है, बट 35 वाली नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये ध्यान से करना है, इसको नहीं मार दिया ये समझ के, ये नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अच्छा, इसमें हमें आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। तो सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। माइनस क्या करूंगा? 3। प्लस क्या करूंगा? 6 दूनी 12। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 35। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा, मैं समझा भी देता हूँ। ये मेरा एटॉमिक नंबर आ गया, ये मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। कैसे निकाली मैंने? सेम एक्स वाले से। ये मैंने क्या निकाला? वाई क्या है मेरा? कितने लोन पेयर दे रहा है, कैसे पता निकाला? 6 CN है, एक CN कितने देता है? 2, तो ये क्या आ गया? 12। तो ऐसे मैंने करा है, और मैं क्विकली आंसर कर दूंगा, आप भी इसी स्पीड में करिएगा क्वेश्चन को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर? अच्छा, ये हमारे पास वही आ गया, दैट इज क्या कहते हैं इसे? मेटल कार्बन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, सबसे पहले एटॉमिक नंबर इन्होंने दे रखा है 24। कुछ चार्ज है? नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, हटा दो वाला पार्ट, जीरो कर दो। प्लस एक कितने देगा? 2 देगा, तो 6 कितने देंगे? 12 देंगे। कितना आ जाएगा? 26, 36 सॉरी, खत्म। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका भी आ गया, ये हमारा बिल्कुल ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और आप वीडियो को पॉज करके भी कर रहे होंगे शायद। आई गेस दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स इन अ कॉम्प्लेक्स? अच्छा अच्छा, लो इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने कह दिया हमें 35 का एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि ये जो लिगेंड है ना, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? तो मतलब मुझे नहीं लगता इसको हमें ऐसे करने की भी जरूरत होगी। आपको दिख रहा होगा 6 × 2 करके 12 होता है, बट स्टिल कर लेते हैं जो हमारा प्रिमिटिव तरीका है। तो 26 ले लूंगा मैं, माइनस क्या करूंगा? माइनस में 3 कर दूंगा, प्लस कर देता हूँ वाई। वाई किस लिए प्लस करा है? क्योंकि भाई ये हमारे होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। सपोज इफ इन केस यहाँ पे FeCN नहीं होता, CN में तो हमें पता है ऐसे लिख देता है, Fe(x6) लिख देते हैं कि भाई अब बताओ x कितने लोन पेयर या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब हमें करना पड़ता है भाई, कि मतलब हो सकता है ये बाइडेंटेट हो या कुछ भी हो सकता है ना, तो हमें ऐसे पता नहीं, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते यहाँ पे 12 12 इलेक्ट्रॉन 24 भी हो सकते हैं बाइडेंटेट हुआ, ट्राई हो तो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको करते हैं, ये हो गया 23, 35 +12। सो y की वैल्यू हमारी फाइनली आती हुई दिख रही है 12। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो आई गेस दिस वन इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा, आपने सारे क्वेश्चन एंजॉय करे होंगे। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब जाइए हमारे टेस्ट में भी इनरोल हो जाइए, जो कि एकदम है फ्री। और साथ ही में आपको हमारी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, लिंक आपको उसको की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है, जो भी हमने 4 5 चैप्टर्स अभी तक कवर कर लिए हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे।